प्रोजेक्ट वन रैंडम क्विज जनरेटर इन C++। आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें सीखेंगे? यूजर से इंफॉर्मेशन लेना, यूजर किस तरह सिलेक्ट करता है कौन सा क्विज देना है, रैंडम क्वेश्चन किस तरह अपीयर्स होंगे रन टाइम पे, मार्क्स किस तरह इंक्रीज होंगे करेक्ट आंसर्स के, कंप्लीट रिजल्ट्स किस तरह जनरेट करते हैं, ये सारा कुछ सीखेंगे। और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स। हम कॉन्सेप्ट जो कवर करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो हम वेरिएबल्स को कवर करेंगे, डेटा टाइप्स, एरे, लूप्स, रैंडम फंक्शंस हम जनरेट करेंगे। हम कुछ यूजफुल लाइब्रेरीज देखेंगे, स्ट्रक्चर, इफ एल्स, स्विच केसेस हम पढ़ेंगे, गेटिंग और प्रिंटिंग यूजर वैल्यू, गो टू स्टेटमेंट हम इधर यूज करेंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करेंगे, गेट ch फंक्शन यूज करेंगे, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें। तो चले क्रिएट करते हैं अपना रैंडम क्विज जनरेटर प्रोजेक्ट। जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी आउटपुट ये होगी। इंटर योर नेम, आप अपना नेम इंटर करेंगे, आप अपने फादर नेम इंटर करेंगे, फिर आप रोल नंबर एंटर करेंगे, और आपके पास ऑप्शंस आएंगे, सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर योर क्विज। किस सब्जेक्ट का क्विज देना चाह रहे हैं? मैं C++ का देना चाह रहा हूँ, मैंने 1 किया है। और फिर आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके ऑप्शंस होंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये रैंडमली जनरेट हुए हुए हैं, ये जिस तरतीब से पीछे लिखे गए उस तरतीब से नहीं आ रहे, ये रन टाइम पे रैंडम जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मैं ऑप्शन दूंगा, अगर मेरा ऑप्शन दुरुस्त है तो करेक्ट आंसर कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर गलत है तो मेरा पास इनकरेक्ट आंसर वेरी बैड आ जाएगा। तो इस तरह मैं सारू का दूंगा और जब देने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा क्विज का। मेरा नाम आएगा, फादर नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, मार्क्स 4/5, परसेंटेज आएगी और स्टेटस आएगा पास। और फिर हम प्रेस S इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्विज और एनी की फॉर एंडिंग। अगर S प्रेस करेंगे तो हमारा क्विज दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई और की प्रेस करेंगे तो हमारा क्विज टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं S प्रेस करता हूँ तो हमारा क्विज दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो ये हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं C++ में। इसको पूरा मुकम्मल तरीके से आपको समझ आया भी जाएगा और सारे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट का लेआउट बनाना है, जिसमें मैंने यूजर से उसका नेम, उसके फादर का नेम और उसका जो है रोल नंबर इंटर करवाना है। लेट्स सपोज वो एक स्टूडेंट है, तो उसके लिए अभी देखें मेरे पास नेम और मेरे पास फादर नेम ये दोनों स्ट्रिंग टाइप की जो है ना वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, और मेरे पास जो है ना रूल नंबर ये इंटीजर में स्टोर होगा। तो मीन्स कि ये डिसिमिलर डेटा टाइप्स हैं। तो डिसिमिलर डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास यूज क्या होता है? स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करना है और उसमें ये डेटा हमने सेव करना है और उसको एक्सेस करना है। तो अब हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट का मैं नाम रख लेता हूँ इधर, और इसमें डेटा स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूँ नेम स्टूडेंट का और उसके फादर का नाम F नेम, यस। और इंट में मैं ले लेता हूँ उसका जो है ना रोल नंबर। ठीक हो गया। अब मैंने यूजर से वैल्यू लेनी है तो मैं सी आउट करूंगा और इधर कहूंगा कि इंटर योर नेम। अब वो नेम अपना इंटर करेगा और फिर इधर मैं सीन के जरिए हम इनपुट करवाते हैं नेम। तो अब मैंने एक्सेस क्या करना, ये डेटा मेंबर्स एक्सेस करने स्ट्रक्चर के। तो मैंने क्लासेस में, पिछली क्लासेस में आपको यही बताया था कि जो डेटा मेंबर्स हमने एक्सेस करने, हमने उसके लिए स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक इंस्टेंस बनाना है मेन में, इधर मेन में। लेकिन अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम मेन से बाहर भी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मेन के अंदर बनाएंगे तो उसको कहेंगे लोकली, और मेन के बाहर बनाएंगे तो उसको कहेंगे ग्लोबली। तो ग्लोबली का मतलब ये होता है कि हम उसको मेन से बाहर भी एक्सेस करते हैं और मेन के अंदर भी। तो ये एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। तो मैं ग्लोबली बना लेता हूँ, ST इसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं इधर एक्सेस करूंगा मेंबर्स को, ST डॉट नेम, और नेम एक्सेस हो रहा है मेरा। और फिर उसके बाद मैं क्या एक्सेस करूंगा, अभी मैं इसकी आउटपुट दिखा लेता हूँ आपको।
तो ये देखें, नेम मैं दे सकता हूँ कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब मैं यही कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ 2 बार, और इधर से मैं चेंज करूंगा फादर नेम। फादर नेम हो गया, और एफ नेम इधर मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इधर मैं रूल नंबर कर दूंगा, और रूल नंबर में इधर में रोल नंबर जो मैंने ऊपर रखे हुए हैं, ये वो उन्हीं को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास 3 चीजें हो गई। अब मैं इसकी आउटपुट आपको दिखा लेता हूँ। पहले नेम इंटर कर रहा है, और इंटर मारेंगे, फिर फादर का नेम पूछ रहा है, फिर रोल नंबर पूछ रहा है जी, ठीक हो गया। ओके, तो ये हमारे पास चीज हो गई है। अब मैं ऊपर एक और आउटपुट दे देता हूँ कि ये क्विज सिस्टम है, ताकि पता लग जाए उसको कि ये है क्या, प्रोजेक्ट क्या कह रहा है। तो बैक स्लैश मैंने नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैं इधर ही यूज कर सकता हूँ, बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन बैक स्लैश, ये नेक्स्ट लाइन पे भेजेगा। और फिर बैक स्लैश अगर टी यूज करेंगे तो ये 4 स्पेसिस देगा, 4 स्पेसिस देगा। तो इधर मैं लिखता हूँ रैंडम क्विज सिस्टम, ठीक है। और फिर मैं देता हूँ बैक स्लैश एन, नई लाइन पे जाने के लिए, मीन्स के पे ये थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ये आप आउटपुट पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, रैंडम क्यू सिस्टम, इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ ताकि दरमियान में आ जाए तो अच्छा सा लगे, ठीक है। तो मैं और स्पेसिस दूंगा, 2 दे देता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आप डिजाइनिंग में कुछ भी कर सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। ये 4 स्पेसिस लो करता तो एक में कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारा हो गया। अब करना ये है कि मैंने ये करना है कि यूजर, अब इसके बाद मैं यूजर को कहना चाह रहा हूँ कि आप एस प्रेस करो स्टार्ट करने के लिए, और बाकी कोई और की प्रेस कर दो टर्मिनेट करने के लिए। तो अगर मैं इधर आता हूँ और मैं कहता हूँ नाम इंटर करो, फादर नेम इंटर करो, रोल नंबर इंटर करो, और फिर मैं क्विज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्विज स्टार्ट करने के लिए मैं उससे कहूंगा कि एस प्रेस करो स्टार्ट करने के लिए, और एस के बगैर कोई भी की प्रेस करो इसको टर्मिनेट करने के लिए। तो उसको मुझे किसके जरिए हैंडल करने पड़ेगा, डू वाइल लूप के जरिए। डू में लगाने लगा हूं, और इस पूरे कोड को कॉपी करके इधर करने लगा हूं पेस्ट, ठीक हो गया। अब और इधर मैं वाइल लिखने लगा हूं, और वाइल में मैं कंडीशन दूंगा कोई भी। अब मैं इधर एक मैसेज देने लगा हूं कि प्रेस एस इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्विज, और एनी की फॉर एंडिंग, कोई भी और की दबा दो एंडिंग के लिए, नहीं तो एस दबाओ, ठीक है। और इधर मैं बैक स्लैश एन, ताकि नई लाइन पे अगली चीज शो हो। तो अब मैं कंडीशन में इसको किस तरह हैंडल करूंगा, एस जो दबाएगा तो वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा कि उसने क्या दबाया है, एस दबाया है या कोई और की प्रेस की है कीबोर्ड की। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इधर करेक्टर टाइप का, और इधर मैं स्टार्ट उसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। और जब स्टार्ट में ये वैल्यू स्टोर होगी क्या, और एक और मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब क्या है कि यूं ही यूजर कोई की प्रेस करेगा तभी ही उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो गेट सी एच हमारे पास यूज होता है ये यूजर की जो भी की है उसको गेट करने के लिए। गेट करेक्टर मीन के यूजर ने कोई भी करेक्टर दिया है वो गेट कर लेगा और इस स्टार्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और इसको यूज करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बना बनाया हुआ फंक्शन है इसका, हैश इंक्लूड, तो लाइब्रेरी है कोनियो डॉट एच, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है किसके लिए, फॉर गेट सी एच फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट में मेरे पास कोई भी की यूजर जब प्रेस करेगा तो मेरे पास स्टार्ट में वो चीज स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज एस प्रेस किया है, ए प्रेस किया है, कोई भी और प्रेस किया है, तो वाइल में वो कंडीशन चेक कराऊंगा, अगर स्टार्ट में कैपिटल एस आता है, अब मैं ये एस किस में चेक करूं, करेक्टर में, क्योंकि मैंने स्टार्ट जो वेरिएबल का नाम रखा है उसकी डेटा टाइप मेरे पास करेक्टर है, तो करेक्टर को इसके जरिए, अगर उसमें एस आता है
ये लॉजिकल ऑपरेटर मैंने लगाया या स्टार्ट में छोटा एस आता है, या बड़ा एस या छोटा एस, मीन्स के अल्फाबेट कैपिटल या स्मॉल। तो इनमें से कोई भी आता है तो ही आगे जाके स्टार्ट करो आप मेरी जो है ना क्विज को। तो अभी देखना है। अच्छा, गेट सी एच, अच्छा इधर सेमी कॉलन लगाना है, कोई मसला नहीं है। इधर भी सेमी कॉलन लगाना है, कोई मसला नहीं है, सेमी कॉलन के एरर आते रहते हैं। अच्छा, ये मैं पहले नेम इंटर करने लगा हूँ, ये देखें रैंडम क्विज सिस्टम नेम इंटर कर रहा हूँ ए, वैसे रैंडम नेम के, फिर मैं फादर का नाम, फिर रोल नंबर, और फिर मुझसे पूछ रहा है प्रेस एस इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्विज और एनी की फॉर एंडिंग, तो मैं एस स्टार्ट, तो ये फिर स्टार्ट हो गया क्विज, ठीक है। और अगर मैं और कोई की प्रेस करूंगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही करता है डू वाइल लूप में जो हमने लगाया है गेट सी एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और मैं ये चाह रहा हूँ, चलें इसको बाद में मैं देख लूंगा। अच्छा, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास सी प्लस प्लस का क्विज है, तो मैं इधर यूजर को फिर जब इसके बाद रूल नंबर के बाद मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ यूजर को, सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर योर क्विज, क्विज के लिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं इधर एक और वेरिएबल रख लेता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट में मैं फिर स्टोर करता हूँ। स्टोर क्या करना है, मैंने ऑप्शंस देने, ऑप्शन देना है जी मैंने वन, कौन सा है, ये मेरे पास है सी प्लस प्लस का, मैं लेट्स सपोज क्विज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा, बैक स्लैश एन है ताकि नई लाइन पे अगली चीज आए, सेमी कॉलन, और इसको मैंने हैंडल करना है सिलेक्ट के वेरिएबल में। सिलेक्ट का वेरिएबल मैंने बनाया और उसमें गेट सी एच, मीन्स कि जो ही कोई करेक्टर इंटर करे यूजर तो इसमें आ जाए, ठीक है। यूं ही वन इंटर करे तो वो इसमें आ जाए, इसको सेमी कॉलन से हटा दिया। अब लेट्स सपोज यूजर नेम इंटर करने के बाद, फादर नेम इंटर करने के बाद, रोल नंबर इंटर करने के बाद वन इंटर करता है। अगर मैंने इधर किसी और का भी क्विज क्रिएट करना है तो मैं ऐसे डाल दूंगा टू करके, लेट्स सपोज दूसरा मेरे पास एच टी एम एल का क्विज होता है, ठीक है, एक सी प्लस प्लस है दूसरा, तो मैं यूजर को ऑप्शन दे रहा हूँ कि कोई इन दोनों में से सिलेक्ट करो जिसका क्विज आप देना चाह रहे हो। तो वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी वैल्यू, कोई भी यूजर जो सिलेक्ट करता है वन या टू इसमें स्टोर होगी, और इसको मैं स्विच केसेस के जरिए एक्सेस करूंगा। स्विच में लगाता हूँ और इसमें मैं देता हूँ सिलेक्ट, यूजर ने जो सिलेक्ट किया वो आ जाए, और फिर मैं केसेस लगा लेता हूँ। अच्छा, केस वन क्या है मेरा जी, अच्छा इधर वन मैंने जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, क्योंकि सिलेक्ट में जो चीज स्टोर हो रही है ना वो एक करेक्टर्स की बुनियाद पे स्टोर हो रही है। तो अगर मैं सिंगल क्वार्ट्स में वन ऐसे डालता हूँ तो वो करेक्टर ही बन जाता है, ठीक है। और सिलेक्ट की डेटा टाइप करेक्टर ही है, तो ये आपने इधर वन विदाउट करेक्टर्स देंगे सिंगल क्वार्ट्स तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। अच्छा, केस वन में मैं चला जाऊंगा, तो इधर केस वन में मैं क्या कहूंगा यूजर को, सी प्लस प्लस क्विज स्टार्टेड, सी प्लस प्लस क्विज स्टार्ट हो गया जी, ये इसको मैसेज मिल जाएगा, ठीक हो गया। और फिर बैक स्लैश एन। अच्छा, उसके बाद एक फंक्शन चलेगा, कौन सा फंक्शन, सी प्लस प्लस का, ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं, इसको मैंने इसको क्या कर रहा हूँ मैं, कमेंट्स कर रहा हूँ ताकि ये एरर्स ना दे। और फिर क्या करूंगा मैं, सी प्लस प्लस भी स्टार्ट हो जाएगा, और फिर सी प्लस प्लस का फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन में कुछ लिखूंगा मैं, और उस फंक्शन को भी बना लेते हैं, ठीक है। ये केस वन के लिए है, और केस टू, और इसके बाद ब्रेक भी लगा देते हैं और इसी को कॉपी करते हैं और केस टू बन जाएगा। केस टू किसके लिए, एच टी एम एल के लिए, ठीक है। और केस टू, तो कौन सा क्विज स्टार्ट होगा, एच टी एम एल, और क्विज स्टार्ट, और इधर
HTML का फंक्शन चलेगा। ठीक हो गया। और इधर आप डिफॉल्ट लगा के इनवैलिड इनपुट भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास आ जाएगा फंक्शन में CPP के। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको दिखा दूं कर क्या रहा हूँ। ये मैं यूजर से नाम ले रहा हूँ, और ये फादर का नाम ले रहा हूँ, और ये नंबर ले रहा हूँ। ठीक है। और फिर मुझसे पूछेगा सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर योर क्विज, C++ या HTML। अगर मैं 1 करूंगा तो वो C++ के फंक्शन में आ जाएगा, अगर मैं 2 करूंगा तो वो HTML के फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मकसद है मेरा। ठीक है, और ये मैंने इसको हैंडल कर दिया है कि जो भी करेक्टर इधर से आएगा वो इस सेलेक्ट के फंक्शन में आए, और सेलेक्ट का फंक्शन स्विच में आए और स्विच केसेस को चलाए। अगर केस 1 आता है, अगर इधर से 1 इंटर होता है तो ये चल जाए C++ का, नहीं तो HTML का। तो C++ के फंक्शन में अब हम आ जाएंगे। ठीक है, तो C++ का फंक्शन मैं इधर बना लेता हूँ मेन के बाहर, वाइड में बनाता हूँ C++। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें करना क्या है, C++ इसमें मैंने ऑप्शंस देने हैं यूजर को। यूजर को ऑप्शन क्या देने हैं, मैंने MCQs बनाने हैं। तो MCQs में पहले रखूंगा C++ इज अ समथिंग। क्या है C++? तो यूजर मुझे बताएगा C++ क्या है। और इधर मैं एंड एल लगा लेता हूँ। आप इस तरह लगाओ एंड एल, या बैक स्लैश करके एन लगाओ, दोनों सेम है। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन मेरे पास आए, ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन होंगे, 2, 3, 4। यूजर इन इस क्वेश्चन का ऑप्शन कोई भी A, B, C या D सिलेक्ट करेगा, तो उसको मैंने स्टोर किस में करना है, स्टोर मैंने करना है करेक्टर में। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन, और वहीं मैं गेट सी एच फंक्शन यूज करूंगा। गेट सी एच फंक्शन, तो क्या है मेरे पास वेरिएबल ऑप्शन। ऑप्शन में स्टोर क्या होगा, गेट सी एच, जो भी यूजर वैल्यू इंटर करेगा। और उस गेट सी एच, अगर गेट ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में आ गया मेरे पास करेक्टर, अगर ऑप्शन में मेरे पास स्टोर है क्या, मेरा करेक्ट ऑप्शन था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, आप जानते हैं, हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया C++ का। या कैपिटल ए या स्मॉल ए, तो ऑप्शन या स्मॉल ए स्टोर होता है, और करेक्टर्स में ये मैंने करना है। ठीक है, तब क्या करे, ये इफ के ब्लॉक में आ जाए और इसको मैसेज क्या दिए यूजर को, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो गया जी यूजर का। ठीक हो गया। और इधर मैं लिख लेता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने जो है ना, एंडल। अच्छा, अगर ये गलत हो जाता है तो फिर क्या करे, एल्स। एल्स में यूजर को क्या मैसेज दे, यूजर को मैसेज दे कि इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट पे कंग्रेचुलेशन तो नहीं मिलेगी आपको, वेरी बैड। अच्छा, ठीक हो गया। अब अगर कोई ऑप्शन दुरुस्त होता है तो इफ ब्लॉक में आएगा और कहेगा करेक्ट आंसर कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर गलत होता है तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। और हमने ऑप्शन भी मेंशन कर दिया है ठीक कौन सा है। ठीक है, इधर आप ऑप्शन भी मेंशन कर सकते हो कि ठीक कौन सा था, उसको मैसेज भी इधर दे सकते हो कि इनकरेक्ट आंसर, वेरी बैड, योर करेक्ट आंसर वाज समथिंग था, कोई भी A, B, C, D। ठीक है। अच्छा, अब जब ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा तो मार्क्स भी इंक्रीज होने चाहिए। तो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए मैं एक वेरिएबल इधर स्टोर कर लेता हूँ, इंट मार्क्स। ठीक हो गया। ये मार्क्स, अब ये मैंने ग्लोबली बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं मेन में एक्सेस कर सकता हूँ मार्क्स को। तो मैं इधर एक्सेस करूंगा मार्क्स को कि जो है ना, पहले मार्क्स है ना जो ST जब क्विज स्टार्ट हो तो मेरे पास जो मार्क्स है ना वो 0 हो। तब मुझे मार्क्स कोई ज्यादा नहीं करने, 0 ही होते हैं जब क्विज स्टार्ट होता है। तो जब दुरुस्त करेगा, इफ ब्लॉक में आएगा, तब मार्क्स उसके ना जो इंक्रीज हो, ST.मार्क्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने लगाया है। पहले उसके मार्क्स क्या है, 0, और जब वो
क्वेश्चन के ऑप्शन को दुरुस्त करके इफ ब्लॉक में आता है, मींस कि उसका आंसर दुरुस्त होता है, तो मार्क्स में 1 का इजाफा होता है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि 1 का इजाफा करता है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारा कुछ हमने सी प्लस कोर्स में पढ़ लिया है। जो चीजें नई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता लग जाए। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन बन गया है, एक क्वेश्चन बन गया है टोटल। ये क्वेश्चन है और उसके साथ ऑप्शन है। इसी तरह आपने, ये मैंने एक बनाया है, आप जितने मर्जी बनाओ। मैं टोटल इसमें बनाऊंगा 5, ताकि मैं लेंथ को कम रखूं। आप क्विज में बेशक 10, 12, 15, 20, 100, 50 इसी तरह ही आपने करना है। ये जो ब्लू हुआ हुआ है ना एरिया, इसको आपने कॉपी करना है। ये देखो, अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर, ये मैं कॉपी करने लगा हूँ इस पूरे को। ये कंट्रोल सी किया और फिर इंटर करके कंट्रोल वी किया, मैं पेस्ट कर दिया, तो ये दूसरा ऑप्शन मेरा तैयार होगा। तो इस दूसरे ऑप्शन को मैं कर लेता हूँ। इसी तरह आपने कॉपी करके कितने बना देने, 3 और बना दे दें। 2 मैंने आपके सामने बना दिए, तो ये मैं बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका टाइम ज्यादा खर्च ना हो। और इस तरह मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, पांचों के पांचों। तो आपने भी इसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। और इफ एल्स में मैंने इसका जो है ना सिनेरियो बना दिया। अगर करेक्ट होता है तो हमें शो करे और मार्क्स को इंक्रीज करेगा, और अगर फॉल्स होता है तो इनकरेक्ट हमें मैसेज दे। दूसरा ये है मेरे पास क्वेश्चन, सी प्लस प्लस इज। ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास चौथा है, वी हैव कंप्लीटेड द सी प्लस प्लस कोर्स। ऑप्शन है नो, आई डोंट नो, यस। और चौथा है मेरे पास एब्स्ट्रैक्शन आर यूज फॉर। ये पांचवा है, सॉरी। तो ये मेरे पास 5 क्वेश्चंस तैयार हो गए। अब ये मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, और नीचे में जाता हूं तो ये फंक्शन ये था मेरे पास। अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, मैंने कमेंट किया हुआ है। तो अब मैं फंक्शन को खोलता हूँ, इस फंक्शन को जो केस 1 में मैंने, अब मैंने फंक्शन को खोला है, ठीक हो गया। इसको मैंने मैंने बनाया है, तो इसको मैंने नहीं खोलना। अभी अभी एग्जीक्यूट पे चलते हैं। चलें जी, नेम इंटर कर लेते हैं, फादर नेम भी इंटर कर लेते हैं, रोल नंबर भी इंटर कर लेते हैं, ठीक हो गया। इंटर करते हैं। अब सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर योर क्विज। 1 हमने सिलेक्ट करना है, 1। तो ये लिखा हुआ आ गया सी प्लस प्लस क्विज स्टार्टेड। तो मेरा पहला ऑप्शन आया सी प्लस प्लस इज अ, कौन सा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू, नन ऑफ दीज। तो मैं कोई जो यूं ही इंटर करूंगा, क्योंकि मैंने गेट सी एच का फंक्शन लगाया हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट ए मारूंगा तो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक कर रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगला क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज यूज फॉर प्रोग्रामिंग, ईटिंग, लाफिंग, नन ऑफ दीज। लेट्स सपोज मैं गलत करता हूँ, बी करता हूँ, ताकि मैं अपनी इफ एल्स की कंडीशन चेक करूँ। तो मैंने बी किया है, तो ये देखो इनकरेक्ट आंसर, वेरी बैड। ऊपी यूज्ड फॉर, नो, यस, नॉट एट ऑल। ऊपी यूज्ड इन सी प्लस प्लस, नो, यस, नॉट एट ऑल। जी यूज होती है, तो बी में करूंगा। तो ये देखो करेक्ट आंसर। और फिर आगे पूछ रहा है, कोई भी मैं कर देता हूँ फिर आगे। तो ये फिर मेरे से पूछ रहा है फिर एस इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्विज और एनी, कि यूं ही मेरी ऑप्शन खत्म हुए हैं तो मुझसे पूरा है प्रेस एस इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्विज और एनी क्यू फॉर। तो मैं एस बता रहा हूँ, तो फिर स्टार्ट कर रहा है क्विज, देखा। तो ये इस तरीके से क्विज काम कर रहा है। अब ये जो मेरे ऑप्शंस है ना, ये रेंडमली जनरेट नहीं हो रहे। ये जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं इधर उसी तरह आ रहे हैं। अगर मैंने ये पहले लिखा हुआ है कोडिंग में, सी प्लस प्लस इज ए, ये सारा पहले आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। मैं कह रहा हूँ रैंडम आए। एक बार अगर ये पहली दफा आया है तो अगली बार ये ना आए, कोई और आ जाए पहला ऑप्शन। तो वो क्या होता है, वो रैंडम मेथड होता है, उसके जरिए हम करते हैं। वो मैं लास्ट में आपको बताने लगा हूँ। अभी मैं इस सारे का रिजल्ट शीट वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, तो फिर बताता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास हो गया। मैं नीचे अपने जो है ना स्विच केस में आता हूँ। अच्छा, मेरे पास फंक्शन चला और फंक्शन ने अपना काम कर दिया, तो उसके पास मेरे पास रिजल्ट आए इसका, क्विज का। तो मैं इधर कहूंगा रिजल्ट ऑफ योर क्विज, आपके क्विज का रिजल्ट। और ये मैं रिजल्ट है ना जो थोड़ा सा नीचे शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं बैक स्लैशेस देना चाह रहा हूँ।
और ये मैं स्पेसिस भी देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा सा दिखे। अच्छा, ठीक हो गया। ये मेरे क्विज का रिजल्ट आएगा इधर, और इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाना है रिजल्ट का, ठीक है। और ये रिजल्ट का फंक्शन मेरा चलेगा, इसको मैं इधर भी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं रिजल्ट का फंक्शन बनाऊंगा, तो रिजल्ट का फंक्शन मैंने किधर बनाना है, इधर जाके बनाना है। और इस फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी, वाइड। और इस फंक्शन में मैं आऊंगा, और इस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले मैं प्रिंट करता हूँ रिजल्ट किसका है, तो स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम मेरे पास किस में स्टोर है, st.name, ये स्ट्रक्चर में स्टोर है, ठीक है। और फिर इधर में एंड एल, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और 4-5 बार पेस्ट करता हूँ, जितने मैंने चीजें और फिर जो है ना, स्टूडेंट के मार्क्स कितने आएंगे। और मार्क्स किस में स्टोर है, st.marks के वेरिएबल में, ठीक है। ये जो ऊपर, ये देखें, ये मार्क्स। और इसको पहले इनिशियली हम 0 कर रहे हैं, जब करेक्ट हो रहा है तो हम इसको में इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का। अच्छा, ये ठीक हो गया। अब हमने परसेंटेज भी निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर 60 या 60 से अबव मार्क्स आते हैं, 60 या 60% से अबव मार्क्स आते हैं, तो वो बंदा पास होगा, अदरवाइज फेल होगा, ठीक है। 60 मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने का। तो मैं इधर एक वेरिएबल ले लेता हूँ परसेंटेज के नाम से, ठीक है। और उस परसेंटेज वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, मैं इधर यूज करता हूँ और फार्मूला लगाता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का फार्मूला है जी, ऑब्टेन मार्क्स मेरे पास किस में आएंगे, st.marks, जितने उसने मार्क्स लिए हैं, और टोटल एमसीक्यूज कितने, 5, तो मेरे पास आ गया है जी। ये इस तरह परसेंटेज निकाल देगा, और सी आउट में मैं वो परसेंटेज प्रिंट करवाऊंगा। अच्छा, वो परसेंटेज प्रिंट करवाऊंगा, परसेंटेज प्रिंट करवाने के लिए ये ऐसे, तो ये मेरे पास परसेंटेज आ गई। एंड एल लगा के नीचे, अगर ये मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू है 60 के, तो ही मैं पास हूँ। तो सी आउट में मेरे पास मैसेज आ जाएगा, पास, गुड ब्रदर, ठीक हो गया। लेकिन अगर मेरी परसेंटेज इससे कम हो जाती है, तो फिर एल्स में मैं आ जाऊंगा, और एल्स में मैं मैसेज प्रिंट करूंगा, फेल, बैड ब्रदर, ठीक है। इधर गुड नहीं देनी, इसको इधर बैड देनी है, तो ठीक हो गया। ये मेरा बेसिक काम हो गया रिजल्ट का। नेम प्रिंट कर लिया, फादर नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर, मार्क्स प्रिंट कर लिए, परसेंटेज निकाल ली फार्मूले के जरिए, और उस परसेंटेज से हमने चेक कर लिया कि वो पास है या फेल है। अब इसको जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या कह रहा है, इधर आपने लगाना है सेमीकोलन, कोई मसला नहीं है। चलें जी, इंटर नेम करना है मैंने अपने, फिर फादर का नेम इंटर करना है, फिर मैंने अपना रोल नंबर एंटर करना है। सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर योर क्विज, हमने C++ का बनाया है, तो हम 1 करते हैं। क्विज स्टार्ट हो गया, C++ क्विज स्टार्टेड। C++ इज ए, कौन सी लैंग्वेज है जी, ए, करेक्ट आंसर। मैं वैसे ही मारता हूँ अगले का, C++ इज यूज फॉर बी, ईटिंग के लिए यूज होता है जी, गलत हो गया, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, हमें पता है, इसलिए हम मार रहे हैं। फिर ए, फिर डी, फिर ए, 5 हो गए। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ऑफ योर क्विज, ये देखें। स्टूडेंट का नेम आ रहा है तहसीन, फादर नेम मतलूब, स्टूडेंट का रोल नंबर 20, मार्क्स कितने आए, 2, क्योंकि 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हुए हैं। परसेंटेज कितनी आई है, 40। तो 5 में से 2 आपके दुरुस्त हो, तो 40% ही आता है ना। तो रिजल्ट इसने कह दिया फेल, बैड ब्रदर, यू आर फेल्ड, ठीक है। और इधर मैं एस करूंगा तो नए से स्टार्ट होगा। अब ये देखें, एक प्रॉब्लम आ रही है कि पिछली स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूं कि मेरा जब ये क्विज नया स्टार्ट हो, ये पिछली स्क्रीन क्लियर हो, ये सारी।
और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि रिजल्ट जब मेरे क्विज का शो हो तो ये पिछली स्क्रीन है ना जो, ये भी सारी जो है ना क्लियर हो। लेकिन अभी तो क्लियर नहीं है ना, ये देखो सारी दिख रही है। तो इसको मैं किस तरह कर सकता हूँ? तो इसको यूज करने के लिए आपने एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है ऊपर हेडर में। उस लाइब्रेरी का नाम है हैश इंक्लूड विंडो डॉट एच, विंडोज डॉट एच। ये क्या करती है? ये आपकी स्क्रीन को क्लियर करती है। ठीक हो गया? अच्छा, विंडोज डॉट एच। अच्छा, अब इसको मैं किस तरह क्लियर किस तरह करती है ये स्क्रीन? मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा जो है ना, ये मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो जाएं, क्वेश्चंस खत्म हो जाए, तो जब मेरा रिजल्ट प्रिंट हो तो वो पिछला सारा कुछ क्लियर हो जाए, पिछली सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो मैंने देखना होगा कि वो फंक्शन मैंने किधर किया है। ये मेरे पास रिजल्ट इधर आ रहा है, मीन्स के ये जब मेरे पास फंक्शन कंप्लीट हो जाए, तो जब मेरा रिजल्ट शो हो तो उसके बाद जो है ना पिछली सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो मैं इधर फंक्शन वो डिक्लेयर करूंगा, सिस्टम, और फिर पैरेंथेसिस, और फिर डबल कोट्स, और CLS कैपिटल। तो ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ये कह रहा है कि सिस्टम में जो स्क्रीन है वो क्लियर कर दो, पिछली, इससे पीछे जो कुछ है वो क्लियर कर दो और अगली फ्रेश चीज उसको दिखाओ। और ये यही कमांड हम इधर यूज कर लेंगे, ये इधर। ठीक है, अब देखना, ये रिजल्ट के बाद जो है ना, ये जब हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा तो पिछली स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। मैं रैंडम करता हूँ, तो ये देखें रिजल्ट ऑफ योर क्विज, और पीछे कुछ भी नहीं है, पिछली सारी स्क्रीन क्लियर हो गई है। किस फंक्शन के जरिए? सिस्टम CLS। और ये हेडर फाइल कौन सी लेता है? विंडोज डॉट एच, हैश इंक्लूड विंडोज। ये आर लिखा हुआ इधर आ रहा है, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये भी चाह रहा हूं कि जब, एक और मेरे पास प्रॉब्लम है कि जब ये भी चीज हो रही है तो तब भी क्लियर हो। तो मैं, मीन्स कि जब ये सारा एक बार क्विज खत्म हो जाता है तो दूसरी बार स्टार्ट करता है, तो तब भी ये सिस्टम क्लियर हो, तो मैं इधर फंक्शन अपना डिक्लेयर करूंगा, सिस्टम वाइल लूप के शुरू में, CLS। तो अभी देखना है आपने, अभी कोई भी गलती है लेआउट में वो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये लेआउट हमारा बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है जी। सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर योर क्विज, इधर मैं जो है ना कोई भी डाल सकता हूँ, C++ क्विज स्टार्टेड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा ये क्विज स्टार्ट हो तो ये पीछे जो स्क्रीन है ना, ये सारी ये क्लियर हो जाए, ये सारी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाके डालूंगा यही वाला, यही सिस्टम CLS कंट्रोल C करूंगा और इसको इधर डालूंगा, किधर? ये इधर, इधर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट जो वर्क रहता है हमारा, वो कौन सा वर्क रहता है? हमारा लास्ट जो वर्क रहता है वो हमारे पास यही रहता है कि हमने रेंडमली जनरेट करना है क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन जो ना हमारे जिस तरतीब से हमने इधर लिखे हैं उसी तरतीब से आ रहे हैं, तो हमने उसको रेंडमली जनरेट करना है। क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है? हमने प्रोजेक्ट का नाम ही रखा है कि रैंडम क्विज सिस्टम। तो रैंडम तो अभी ये काम नहीं कर रहा, मेन फंक्शन रहता है। तो चले, बाकी सारा फंक्शन हो गया। उसको रेंडमली करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी हम इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड, और वो लाइब्रेरी का नाम होता है stdlib.h। ये हमारे पास लाइब्रेरी है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है रैंडम फंक्शन को जनरेट करने के लिए। तो मैं इधर आगे कमेंट भी देता हूँ ताकि आपको, अगर मैं ये कोड दूं तो जो है ना, रैंडम फंक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी। अब मैंने इसको यूज करना है कि मैं ये कह रहा हूँ ये मेरे जितने भी क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं ये रैंडमली जनरेट हूँ। एक बार कुछ आए, दूसरी बार कुछ आए, तीसरी बार कुछ आए, तो उसको मैं किस तरह करता हूँ? तो मैं उसको करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इधर एक और वेरिएबल बनाता हूँ,
इंट रैंडम, एक वेरिएबल मैंने बना लिया है। अब इस वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, फंक्शन को पास करूंगा। वो फंक्शन है RAND, रैंड। और ये डालूंगा, और मेरे ऑप्शंस कितने हैं? टोटल 5 ऑप्शंस हैं। तो मैं ये 0 से लेकर 6 तक चलना चाहिए, उससे पीछे पीछे चलना चाहिए। तो मैं इधर परसेंटेज डालूंगा और 6 डालूंगा। ये रैंडम फंक्शन करता है। ये हमें बताएगा कि कितने परसेंट, कितने तक आप रैंडम फंक्शन जनरेट करो। 0 1 2 3 4 5 तक आप जनरेट करो, उससे ऊपर जनरेट ना करो। तो इसको मैंने स्टोर कर दिया इधर। ठीक हो गया जी। और ये ऐसे नहीं है, ये ST डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं किससे हासिल कर रहा हूँ? ये मैं स्ट्रक्चर से हासिल कर रहा हूँ, ये रैंडम का वेरिएबल। ठीक हो गया। अब मैंने स्विच केसेस लगाने हैं। स्विच केसेस में लगाऊंगा, स्विच केसेस से पहले मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ। क्यों? कि ये पता नहीं लगेगा कि फंक्शन कब तक हो रहा है। तो मैं लिखूंगा, देखो ये जो फंक्शन जनरेट कर रहा है रैंडम नंबर, ये या तो एक बार 0 जनरेट करेगा, 1 2 3 4 5। तो इसको मैंने बताना है कि आपने 0 से लेकर 5 तक जनरेट करने हैं। तो इसलिए मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ। तो मैंने वाइल लूप इंट आई इज इक्वल टू 0 पहले पास मेरे पास होना चाहिए। और इधर जाके मैं बताऊंगा लेस देन और इक्वल टू 5 तक आपने जाना है। और फिर मैं वाइल लूप की बॉडी जो है ना ओपन कर रहा हूँ, और इसको मैं क्लोज किधर करूंगा? लास्ट पे जाके। किधर? लास्ट पे जाके, जब हमारे ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं, ये इधर। तो ये वाइल लूप की बॉडी में मेरे सारे क्वेश्चंस आ गए। तो रैंडम फंक्शंस 0 से लेकर 5 तक जो है ना जनरेट होंगे। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से जनरेट होंगे। लेकिन अब मैंने स्विच देना है कि अगर मेरे पास नंबर जनरेट हो, कौन सा? ST डॉट रैंडम में अगर मेरे पास ये स्विच की बॉडी मैंने खोली, और इसको क्लोज करना है किधर? फॉर लूप जहाँ क्लोज की थी उससे नीचे। ये फॉर लूप है, और ये इससे नीचे। और फॉर लूप में हमने आई प्लस प्लस नहीं किया, ये याद रखना है आपने। तो आई प्लस प्लस करना है, ताकि वो एक बार 0 जनरेट करे, फिर 1 जनरेट करे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5 जनरेट करे। ठीक। अच्छा, फिर हमने करना ये है कि हम अपनी जो है ना आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, हमारा जो काम करना चाह रहे हैं वो आया या नहीं। 1। तो ये ऑप्शंस नहीं दे रहा आगे, तो इसमें चेक कर लेता हूँ। आई प्लस प्लस, मैंने आई प्लस प्लस बेसिकली मैंने ये ब्रेक के बाद नहीं करना, ये जब हमारा जो है ना स्विच खत्म हो उसके बाद करना है, क्योंकि स्विच वाइल के अंदर है। तो इसको मैंने इधर करना है। और एक और चीज है, ये जो मैंने रैंडम जनरेट किया ये नंबर, ये मुझे वाइल लूप के अंदर जनरेट करना है। ठीक है। क्यों अंदर जनरेट करना है? ताकि वो उसके बाद रैंडम नंबर जनरेट करे, पहले ना जनरेट करे रैंडम नंबर, वाइल के अंदर आए, और उसके बाद उसे पता लगे कि मैंने रैंडम नंबर इधर देना है। ठीक है। तो ये चीजें आपने छोटी मोटी देख लेनी है। चलें जी, नेम है मेरा ये है नेम, ये रूल नंबर है। 1 का हमने देना है, नंबर जनरेट हुआ। अभी देखें, ये जो मेरे पास क्वेश्चन आया ये मेरा रैंडमली जनरेट हुआ हुआ आया है। मेरा पहला क्वेश्चन ये नहीं था तरतीब में, पहला क्वेश्चन था मेरा ये था ना, C++ इज ए। तो इधर तो अब्स्ट्रक्शन, ये लास्ट क्वेश्चन आया, तो इस तरह ये रैंडमली जनरेट हुआ है। लेकिन इधर एक और फॉल्ट आ गया है कि ये देखें, ये मेरा एक बार जनरेट हुआ है, तो फिर ये फिर एक और बार जनरेट हुआ है। तो इसको हमने टैकल करना है कि ये एक बार रैंडम जो नंबर जनरेट हो जाए, एक बार जो क्वेश्चन जनरेट हो जाए, वो दूसरी बार ना हो। तो उसको करने के लिए मैंने करना क्या है? मैंने करना ये है इधर आके कि मैं, जब मेरा एक बार रैंडम नंबर जनरेट होता है, तो फिर इधर मैंने लूप के जरिए उसको चेक करके भेजना है कि वो एक ही बार जनरेट हो, दोबारा उस किस्म का नंबर जनरेट हो। तो मैंने फॉर लूप लगानी है, और इंट जे मैंने करना है, जे को 0 कर देना है। और जे लेस देन और इक्वल टू जहां तक हमारा नंबर जनरेटर जा रहा है 6 तक। ठीक हो गया। और फिर जे को प्लस प्लस करना, और फिर मैंने बॉडी में आना है। जब बॉडी में मैं आ गया, तो अब करना क्या है? अब मैंने इफ एक लगानी है स्टेटमेंट कि ST डॉट जो मेरा रैंडम नंबर है ना, वो इक्वल इक्वल हो
जो मैं एरे एरे इधर डिक्लेयर करने लगा हूँ, ये इंट में एक एरे मैंने डिक्लेयर करनी है और उसका साइज रखना 5, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 MCQs हैं। और वो जो एरे है उसमें जो वैल्यू आ रही है, अब ये मैंने किया क्या है कि मेरे पास जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है और एरे में मेरे पास जो चीज़ें स्टोर हैं, एरे के पास मेरे पास क्या स्टोर है, 0 से लेकर 6 तक वैल्यू, तो मैं उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्या 0 0 के बराबर है, अगर आ गया है तो जो है ना एक्सेप्ट करो रैंडम नंबर, एक्सेप्ट ना करो तो क्या करो, तब आप ये करो कि आप गो टू स्टेटमेंट लगाओ और उसको प्रीवियस में भेज दो, प्रीवियस कंडीशन पे। ये गो टू मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जंपिंग के लिए यूज होती है, तो प्रीवियस किधर जाएगा, प्रीवियस इधर जाके चेक करें, फिर दोबारा रैंडम नंबर, इधर नहीं इस ऊपर, फिर दोबारा रैंडम नंबर जनरेट करें, क्यों, क्योंकि रैंडम नंबर ऑलरेडी जनरेट हो गया है, तो प्रीवियस तो फिर ये लेबल के लिए मैंने गो टू स्टेटमेंट के लिए ये यूज करना है, तो ये गो टू इसको वापस भेज देगा इधर, क्यों, क्योंकि हमारा जो रैंडम नंबर जनरेट होके आया है वो पहले से ही जनरेट हुआ हुआ था, तो फिर उसने वापस भेज दिया कि कोई यूनिक नंबर जनरेट करो, उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट ना करो, तो इसको मुझे जो है ना पास करना पड़ेगा इधर एरे ऑफ आई में, मेरे पास क्या होगा, st.random, तो ये मैं अंदर भेजूंगा, ठीक है, बस ये मेरे पास चीज अंदर जाएगी। अब देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये देखते हैं 1, ये देखो एक बार आया है, अभी देखते हैं दूसरी बार ये ना आए, नहीं आया अभी, फिर नहीं आया कोई भी, फिर भी नहीं आया, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया कि रैंडम नंबर जनरेट हो गया, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ऑप्शंस तो हमने स्टैटिक दे दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन डायनेमिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये लूप के जरिए हम कर लेते हैं आई के जरिए, क्योंकि एक बार ये 5 तक जाएगी, तो इधर हम कर लेते हैं, ये ऑप्शन है हमारा, तो इधर हम कर लेते हैं ये कि आई में +1 करे और फिर ये भेजिए, ये हमारे पास ऐसे हो, ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार चलेगा तो इधर 0 है, तो एक बार इधर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, जो ही नंबर जनरेट करेगा, तो ये इस तरह ऑप्शंस हमारे जो है ना तरतीब से आ जाएंगे। तो ये प्रोग्रामिंग दिमाग से होती है, दिमाग को आपने चलाना है कि किस तरह लॉजिक बनाऊं मैं किस तरह अपने जो है ना प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाऊं, लॉजिक्स टोटल चीज होती है लॉजिक बनाने में, और प्रोग्रामिंग्स के एरर्स को आपने डील करना है, उससे घबराना लिया। अब हम अपनी फाइनल आउटपुट चेक करते हैं, तो हमारा कोड बिल्कुल सारा कंप्लीट है और हमने C++ में जो है ना पहला प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, रैंडम क्विज जनरेटर, ठीक है, मैं नाम देता हूँ अपना, और अभी सारा रिजल्ट वगैरह सारा कुछ चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला मैंने क्विज करना है, मेरे पास आंसर है ए, मेरे पास आंसर है जी डी, मेरे पास ए, मेरे पास डी, मेरे पास बी, मैंने ऐसे ही रैंडम मारे, तो मेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ऑफ योर क्विज, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये सारा कुछ है, मार्क्स मेरे 2 हुए हैं, परसेंटेज मेरी 40 आई है, और फेल में हो गया हूँ जी, बैड ब्रदर। और इधर मैं ये भी कर सकता हूँ मार्क्स कितने में से 2 आए हैं, तो मैं इधर डाल सकता हूँ कि मार्क्स 2 आए हैं कितने में से, आउट ऑफ टोटल मेरे पास ऑप्शंस कितने, क्वेश्चन कितने, 5, तो ये ऐसे में कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह हमने अपना जो क्विज सिस्टम प्रोजेक्ट है हमने मुकम्मल कर लिया है, रैंडम क्विज जनरेटर। तो कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी आपकी क्यूरी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम अभी आगे नेक्स्ट अपना जो प्रोजेक्ट है दूसरा इस C++ के कोर्स में वो क्रिएट करेंगे, तो इसको प्रैक्टिस करें, इसको खुद करने की कोशिश करें। ये हमने तकरीबन 172 लाइंस ऑफ कोड का प्रोजेक्ट किया है। अभी आपने अगर HTML का क्विज देना है तो आपने करना क्या है, ये HTML का फंक्शन खोलना है ऐसे, ठीक है, फंक्शन खोल के आपने, और ये जो CSS, ये C++ का पूरा फंक्शन है ना, ये मुकम्मल, ये वाला, ये आपने कॉपी करके मुकम्मल और फिर पेस्ट करना है और इसको अपने मुताबिक चेंज कर देना है HTML को, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। और चेंज आपने करना क्या है, चेंज आपने यही चीज करनी है, क्या, ये ऑप्शन चेंज करने हैं, ये क्वेश्चन और ऑप्शन HTML के हिसाब से, बस बाकी क्या करना है। अगर आपने तीसरा कोई बनाना है,
लेट्स सपोज आप सी हैश का बनाना चाहते हो, तो फिर ये केस ऐसे करो और फिर सी हैश के मुताबिक चेंज कर लो। तो कितने भी क्विज बना सकते हो आप, इसका कोई मसला नहीं है। आपने बेसिक लॉजिक समझना है और लॉजिक कर क्या रहा है, और हमने जो चीजें नहीं पढ़ी हैं उसमें वो आपने चीजें देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।